कहानी की शुरुआत में हमें एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल दिखाई जाती है जहां जर्मन सैनिक गाड़ियों में कैदियों को लेकर आते हैं। ये वो कैदी होते हैं जो पिछले मौके पर कई बार जेल से फरार होने की कोशिश कर चुके होते हैं। इसी वजह से इन्हें इस खास जेल में मुंतकिल किया जाता है। फिर हमें कैप्टन वर्जिल हिल्ट्स दिखाई देता है जो इन्हीं कैदियों में शामिल होता है। जेल का कमांडर वॉन लूगर उससे मिलने आता है। वो बताता है कि इन कैदियों में हर इंसान कई बार भागने की कोशिश कर चुका है, जबकि हिल्ट्स अकेला ही 18 बार फरार होने की कोशिश कर चुका है। वॉन लूगर को यकीन होता है कि बाकी कैदी भी उसी से हौसला लेते हैं, इसीलिए वो उसके सामने एक पेशकश रखता है। वो कहता है कि अगर तुम यकीन दिलाओ कि अब कोई कैदी भागने की कोशिश नहीं करेगा तो हम तुम्हें मजीद सहूलतें देंगे। लेकिन हिल्ट्स साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि जैसे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वैसे ही हम भी सैनिक हैं और दुश्मन की जेल में खामोश बैठना हमारे फर्ज के खिलाफ है। ये सुनकर वॉन लूगर उसे समझाता है कि ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी, खेल कूद और बागबानी जैसी सहूलतें मौजूद हैं और इन कामों के लिए जरूरी सामान भी दिया जाता है। वो कहता है कि जब कैदियों को सब कुछ मिल रहा है तो फिर भागने की जरूरत ही क्या है। इतना कहने के बाद वो हिल्ट्स को सिगरेट ऑफर करता है। अगले मंजर में हिल्ट्स पूरे कैंप का बगौर जायजा ले रहा होता है। वो नोटिस करता है कि ऊपर तैनात गार्ड्स हर कैदी पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई भी शख्स खारदार तार के करीब न जा सके। सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए वो एक छोटे से शीट के पीछे छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। उसी दौरान हमें डैनी और विली डिकिस भी दिखाई देते हैं। वो देखते हैं कि चंद कैदी निहायत खिस्ता हाल कपड़ों में मौजूद हैं। डैनी बताता है कि ये रूसी कैदी हैं जिन्हें रोजाना दरख्त काटने के काम के लिए बाहर ले जाया जाता है। ये बात सुनते ही उसके जहन में फरार का एक नया ख्याल आता है। वो फौरन अपनी सैनिक जैकेट उतारता है, विली से सिगरेट लेता है और उसके कान में अपना मंसूबा बताता है। इसके बाद विली चंद कैदियों के पास जाकर उन्हें मामूली झगड़े का ड्रामा करने को कहता है ताकि वहां भीड़ जमा हो जाए। सब उसकी बात मान लेते हैं और एक जैकेट को लेकर लड़ाई का नाटक शुरू किया जाता है। देखते ही देखते काफी हंगामा खड़ा हो जाता है। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर डैनी एक रूसी कैदी से सिगरेट के बदले उसके कपड़े मांग लेता है, जबकि दूसरा कैदी कल्हाड़ी के अवध सिगरेट तलब करता है। दरअसल डैनी रूसी कैदियों में घुल मिलकर बाहर जाने वाले ग्रुप के साथ निकलना चाहता था। दूसरी तरफ जब माहौल पुरस्कुन हो जाता है तो हिल्ट्स का एक साथी उसके पास आता है और बताता है कि गार्ड्स की निगरानी के बावजूद एक ऐसा कोना मौजूद है जिसे वो नहीं देख पाते, यानी वहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट मौजूद है। ये सुनकर हिल्ट्स अपनी गेंद जानबूझकर उसी जगह फेंक देता है ताकि इस बात की जांच कर सके। इधर रूसी कैदियों को काम के लिए बाहर ले जाया जा रहा होता है। इसी दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्की आइव्स गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर उनके दरमियान शामिल हो जाता है। आइव्स और डैनी आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं, जबकि डैनी को थोड़ी बहुत रूसी जबान भी आती थी। कुछ कैदी चलती हुई घास से भरी गाड़ी में कूद कर छुप जाते हैं। यानी पहले ही दिन कई लोग अपने अपने तरीके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक जर्मन अफसर सबको रोक लेता है। वो फौरन आइव्स को पहचान लेता है और उसे अलग कर देता है। उसे पहले ही शक हो चुका था। इसके बाद वो डैनी की तरफ बढ़ता है। डैनी रूसी जबान बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसकी जबान इतनी रवा नहीं होती, इसीलिए वो भी पकड़ा जाता है। फिर जर्मन अफसर घास के ढेर में नेजा मारकर तलाशी लेना शुरू कर देता है, जिससे छुपे हुए कैदी खुद ही बाहर आ जाते हैं। हकीकत में जर्मनों को पहले से उम्मीद थी कि नए कैदी आते ही भागने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। उधर हिल्ट्स खारदार तार के करीब पहुंच चुका होता है। वो महसूस करता है कि काफी देर गुजरने के बावजूद गार्ड्स ने उसे नोटिस नहीं किया, यानी ब्लाइंड स्पॉट वाकईयान काम कर रहा था। लेकिन अचानक एक जर्मन सैनिक की नजर उस पर पड़ जाती है और वो जोर जोर से चलाने लगता है। फौरन गार्ड्स उसकी तरफ राइफलें तान लेते हैं। हिल्ट्स फौरन बहाना बनाता है और कहता है कि वो तो सिर्फ अपनी गेंद लेने आया था। चंद लम्हों में मजीद जर्मन सैनिक वहां जमा हो जाते हैं और आखिरकार वॉन लूगर भी पहुंच जाता है। वो सीधा हिल्ट्स से पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा था। शुरुआत में हिल्ट्स थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर सच बता देता है कि वो ब्लाइंड स्पॉट चेक कर रहा था। ये सुनकर वॉन लूगर उसे याद दिलाता है कि वही अमेरिकी पायलट है जो पहले ही 18 बार जेल से फरार होने की कोशिश कर चुका है। हिल्ट्स बड़ी बेफिक्री से जवाब देता है, जिस पर कमांडर गुस्से में आ जाता है और उसे 20 दिन के लिए तन्हाई की सजा दे देता है। इसी दौरान एक और कैदी बीच में बोल पड़ता है, लिहाजा उसे भी वही सजा सुनाई जाती है। दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है। वहां रहते हुए वो दीवारों पर दस्तक देकर एक दूसरे से बात करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती हो जाती है। कुछ अरसे बाद जेल में एक नया कैदी पहुंचता है जिसका नाम स्क्वाड्रन लीडर रॉजर बार्टलेट होता है। उसे देखकर उसके साथी खुश तो होते हैं, लेकिन शक से बचने के लिए उससे फासला बरकरार रखते हैं। दूसरी तरफ बार्टलेट को कमांडर के दफ्तर में ले जाया जाता है, जहां एक जर्मन अफसर वॉन लूगर को खबरदार करता है कि इस शख्स पर खास नजर रखी जाए। वो बताता है कि बार्टलेट कैदियों का रहनुमा है और हमेशा मुनज्जम तरीके से ग्रुप बनाकर फरार होने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद मालूम होता है कि बार्टलेट एक खफिया तंजीम एक्स ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह है। इस तंजीम के ज्यादातर इराकीन इसी जेल में मौजूद
मौजूद हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उनका मकसद बार बार फरार होकर दुश्मन के वसाइल और वक्त को जाये करना होता है। रात को एक खफिया मीटिंग रखी जाती है। वहाँ बार्टलेट अपना बड़ा मंसूबा सबके सामने रखता है। वो कहता है कि इस बार सिर्फ चंद लोग नहीं बल्कि तकरीबन 250 कैदियों को एक साथ भगाया जाएगा। ये सुनकर ग्रुप कैप्टन रामसी को यह मंसूबा नामुमकिन महसूस होता है, लेकिन बार्टलेट अपने फैसले पर कायम रहता है। रात गहरी होते ही तमाम अहम कैदी इकट्ठा हो जाते हैं। बार्टलेट बताता है कि वो एक लंबी सुरंग खोदकर जेल से बाहर निकलेंगे। बॉर्डर के करीब तरीन मकाम के सामने कमरा नंबर 104 मौजूद है, लेकिन शक से बचने के लिए खुदाई कमरा नंबर 105 से शुरू की जाएगी। ये सुनकर विली कहता है कि इसका मतलब तो निहायत लंबी सुरंग बनानी पड़ेगी। बार्टलेट समझाता है कि पहले सुरंग को नीचे की तरफ ले जाया जाएगा ताकि ऊपर आवाज न पहुंचे। फिर वो बताता है कि एक नहीं बल्कि 3 सुरंगें तैयार की जाएंगी, जिनके नाम टॉम, डिक और हैरी होंगे, ताकि गुफ्तगू के दौरान किसी को शक न हो। इसी दौरान कॉलिन ब्लाइथ भी मीटिंग में पहुंचता है और देर से आने पर माजरत करता है। वो जाली दस्तावेजात बनाने का माहिर होता है। कॉलिन बताता है कि जेल से निकलने के बाद असल चैलेंज जर्मनी से बाहर जाना होगा, जिसके लिए फर्जी कागजात और आम शहरियों जैसे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बार्टलेट सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप देता है। साथ ही एक ऐसा खफिया सिग्नल सिस्टम बनाने का फैसला किया जाता है जिसकी मदद से गार्ड्स के आते ही फौरन काम रोक दिया जाए और सुरंगों का राज महफूज रहे। अगले दिन एक कैदी सही मौके के इंतजार में बैठा होता है। तभी वहां एक जर्मन सैनिक के साथ मामूली सी गड़बड़ हो जाती है और बाकी कैदी जानबूझकर उसके गर्द भीड़ जमा कर लेते हैं। दरअसल ये सब पहले से तैयार किया गया मंसूबा होता है ताकि गार्ड्स की तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए। इसी दौरान हेंडली चुपके से एक जर्मन गाड़ी के नीचे घुस जाता है और वहां से लोहे का कुछ सामान निकालकर खिड़की के रास्ते अपने साथियों तक पहुंचा देता है। कुछ देर बाद माहौल दोबारा मामूल पर आ जाता है और आसपास कोई जर्मन सैनिक दिखाई नहीं देता। ये देखकर बाहर मौजूद कैदी इशारे देना शुरू कर देते हैं। कोई अपने कपड़े दरस्त करता है तो कोई हल्की सी हरकत से पैगाम पहुंचाता है। कमरा नंबर 105 के करीब खड़ा एक कैदी नाक से खास आवाज निकालकर अंदर मौजूद साथियों को बताता है कि रास्ता साफ है। सिग्नल मिलते ही अंदर मौजूद कैदी फौरन सुरंग पर काम शुरू कर देते हैं। डैनी और विली फर्श की टाइल हटाते हैं जबकि चौल्हा जला रहने देते हैं ताकि धुआं बाहर निकलता रहे और जर्मनों को यही लगे कि वो अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ हैं। इसके बाद डैनी उस जगह पर निशान लगाकर 17 लिख देता है क्योंकि ये उसकी 17वीं सुरंग होती है। जैसे ही वो कल्हाड़ी से खुदाई शुरू करता है, खिड़की पर मौजूद साथी फौरन सिग्नल देता है। इस इशारे के साथ ही बाहर मौजूद एक कैदी हेंडली के लाए हुए लोहे पर जोर से जरबे लगाना शुरू कर देता है। इस शोर में डैनी आराम से खुदाई जारी रखता है ताकि असल आवाज दब जाए। इसी दौरान आर्की आइव्स कमरे में दाखिल होता है और अपने कोट के अंदर छुपाई हुई एक टाइल बाहर निकालता है। सब लोग वॉशरूम का डरें खोलते हैं और उस टाइल को वहां फिट कर देते हैं। जैसे ही वो टाइल हटाई जाती है तो मालूम होता है कि संक के नीचे एक और सुरंग पर भी काम जारी है। डैनी उस सुरंग में उतर कर दोबारा खुदाई शुरू कर देता है, लेकिन तभी सिग्नल के जरिए खबर मिलती है कि जर्मन अफसरान अचानक मुआयना करने आ रहे हैं। ये सुनते ही डैनी फौरन कुदाल, हथौड़ा और बाकी औजार सुरंग में फेंक देता है और ऊपर से टाइल पहले जैसी लगा देता है। इसके बाद सब लोग संक को दोबारा अपनी जगह सेट कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं ताकि हर चीज बिल्कुल मामूल के मुताबिक लगे। फिर डैनी नहाने के बहाने वहां चला जाता है, जबकि हकीकत में वो अपने जिस्म से वो मिट्टी साफ कर रहा होता है जो खुदाई के दौरान लगी थी। इसी समय एक जर्मन अफसर कमरे में दाखिल होता है और इत्तेफाक से ठीक उसी मकाम पर खड़ा हो जाता है जिसके नीचे सुरंग मौजूद होती है। विली भी करीब ही सफाई का नाटक करता रहता है ताकि किसी को शक न हो। खुशकिस्मती से अफसर को कुछ पता नहीं चलता और वो जांच मुकम्मल करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जब डैनी दोबारा खुदाई करता है तो बड़ी मिकदार में मिट्टी निकल आती है। डेथ उनके लिए एक नई मुश्किल बन जाती है क्योंकि अगर मिट्टी इसी तरह जमा होती रही तो एक ना एक दिन सब पकड़े जाएंगे। यानी अब सबसे बड़ा मसला मिट्टी को बना शक पैदा किए गायब करना था। इसी दौरान एरिक कमरे में आता है और बताता है कि उसने इस मसले का हल ढूंढ लिया है। वो अपने गले में एक खास शाल पहनकर दिखाता है जिसके अंदर छोटे छोटे थैले छुपे होते हैं। एरिक समझाता है कि खुदाई के बाद हर कैदी इन थैलों में मिट्टी भरकर अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेगा। फिर चलते फिरते आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी जमीन पर गिराता रहेगा। इस तरह मिट्टी फैल जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। बाद में सफाई के दौरान बाकी निशान भी मिट जाएंगे। ये मंसूबा सभी को काफी पसंद आता है। बार्टलेट कहता है कि पहले इसका तजुर्बा करना जरूरी है। चूंकि चंद कैदी सफाई का काम करते थे, इसलिए वो लोग इस तरीके को आजमा कर मिट्टी को कामयाबी से गायब कर देते हैं और किसी को जर्रा बराबर शक नहीं होता। उसी दिन लाइब्रेरियन मैकडोनाल्ड हेंडली के पास आता है और उसे कुछ अहम सामान देता है जो आगे चलकर उनके काम आने वाला था। इसी दौरान हेंडली वहां से कुछ ऐसी चीजें भी हासिल कर लेता है जिन्हें आमतौर पर सिर्फ जर्मन अमला ही इस्तेमाल कर सकता था। ये देखकर वर्नर परेशान हो जाता है और कहता है कि वो इसकी शिकायत करेगा, लेकिन हेंडली उसे रोक लेता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि आखिर तुम किस बात की रिपोर्ट करोगे? अगर तुमने सारी हकीकत बताई तो सजा तुम्हें भी मिल सकती है। ये सुनकर वर्नर रुक जाता है और कहता है कि वो सिर्फ यहाँ से जा रहा है। ताहिम हेंडली
हेंडली उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। इसके बावजूद वर्नर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मालूम होता है कि हेंडली उसका बटुआ चरा चुका था, जिसमें उसका सफरी कार्ड और अहम दस्तावेजात मौजूद थीं। अगले दिन वो ये तमाम चीजें कॉलिन ब्लाइथ को दे देता है ताकि उनकी नकलें तैयार की जा सकें। ये देखकर बार्टलेट उसकी तारीफ करता है, क्योंकि ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। रात के वक्त बार्टलेट एशली पिट से मिलता है, जो कपड़ों के बारे में खास महारत रखता था। उसकी मदद से कई कैदियों की यूनिफॉर्म में रुदुबदुल किया जाता है। कपड़ों को इस तरह तब्दील किया जाता है कि वो फौजी वर्दियों के बजाय आम शहरियों के लिबास मालूम हों। यूं फरार के बाद ये लोग आम जर्मन शहरियों जैसे नजर आ सकते थे। अगले दिन हिल्ट्स और उसका साथी तन्हाई की सजा मुकम्मल करके वापस आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही बार्टलेट और मैकडोनाल्ड उनसे बात करते हैं। बार्टलेट बताता है कि उनके पास जर्मनी का नक्शा और करीबी रेलवे स्टेशनों की मालूमात तो मौजूद हैं, लेकिन सरहद पार की मुकम्मल जानकारी नहीं है। इसीलिए उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बाहर जाकर मालूमात हासिल करे और वापस आ जाए। ये सुनकर हिल्ट्स फौरन इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर वो एक बार बाहर निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। ये जवाब सुनकर बार्टलेट और मैकडोनाल्ड खामोशी से वहां से चले जाते हैं। रात को वर्नर हेंडली और कॉलिन के कमरे में आता है और बताता है कि उसका बटुआ शायद कहीं गुम हो गया है। वो परेशान था, क्योंकि अगर कमांडर को इस बात का पता चल गया तो उसे सजा मिल सकती थी। हेंडली उसे तसल्ली देता है कि वो बटुआ ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि हकीकत में वो बटुआ पहले ही उसके कब्जा में मौजूद होता है। ये सुनकर वर्नर उसका धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विली सरंग से निकलने वाली मिट्टी एक छोटी ट्राली में भरकर दूसरी जानिब ले जाता है और वहां उसे कपड़ों में मुंतकिल कर देता है। यानी सरंग के अंदर सामान ले जाने के लिए ट्राली इस्तेमाल की जा रही थी। तभी डैनी को विली की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन ट्राली के जरिए उसके पास पहुंचता है। दरअसल विली मिट्टी में फंस गया था, लेकिन डैनी उसे बचा लेता है। इस वाकये के बाद बार्टलेट फैसला करता है कि अब इस काम के लिए विली के बजाय हेंडली को भेजा जाएगा। इसी दौरान डैनी बताता है कि सरंग को महफूज रखने के लिए बड़ी मकदार में लकड़ी दरकार होगी। चुनांचा अगले ही दिन से सभी कैदी मुख्तलिफ तरीकों से लकड़ी जमा करके सरंग तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उधर हिल्ट्स काफी सारी लकड़ी उठाए जा रहा होता है कि अचानक एक कैदी उस पर कूद पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। वजह ये थी कि हिल्ट्स अपने बस्तर की तकरीबन सारी लकड़ी पहले ही निकाल चुका था। अगले दिन सीनियर कैदी आपस में गुफ्तगू करते हैं कि टोम नामी सरंग को मुकम्मल होने में अब सिर्फ 50 फुट बाकी रह गए हैं, जबकि दूसरी सरंग पर भी तेजी से काम जारी था। दूसरी तरफ हेंडली को कई तस्वीरों और दस्तावेजात पर काम करते हुए दिखाया जाता है। रात के वक्त हेंडली, गॉफ और हिल्ट्स मिलकर आलूओं से ब्रांडी तैयार करते हैं और उसका जायका भी चुखते हैं। अगली सुबह ये तीनों मिलकर अमेरिकी झंडा लहराते हैं और ब्रांडी के साथ खुशी मनाते हैं। असल में वो दिन 4 जुलाई था, यानी अमेरिका का यौम आजादी। इसी दिन वो लोग बावर्ची खाने वाली सुरंग के जरिए फरार होने का इरादा रखते थे, क्योंकि वो सुरंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। तमाम कैदियों में बुरांडी तकसीम की जाती है और जश्न का माहौल बन जाता है। यहाँ तक कि एक जर्मन अफसर भी उन्हें थोड़ी बहुत आजादी दे देता है, लेकिन वो चुपके से कमरा नंबर 105 की जांच भी करने लगता है, जहाँ सुरंग मौजूद थी। बाहर से हेंडली ये सब देख लेता है और फौरन जाकर बार्टलेट को इतला देता है, लेकिन बार्टलेट उसे कहता है कि बिल्कुल मामूल का रवैया रखो, अगर हमने गैर मामूली रद्दीअमल दिखाया तो शक पैदा हो जाएगा। उधर जर्मन अफसर कमरे का मायना करते हुए बस्तर से लकड़ी का एक टुकड़ा निकाल लेता है। ताहिम उसे ये कोई खास बात नहीं लगती और वो बाकी कमरों की जांच करके आगे बढ़ जाता है। उसी कमरे में वर्नर एक गिलास में पानी भर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। जब वर्नर नीचे झुककर देखता है तो उसे पता चलता है कि चौलाहे के नीचे वाली टाइल ने सारा पानी अपने अंदर खींच लिया है। वो फौरन समझ जाता है कि नीचे जरूर कोई सुरंग मौजूद है। वो तुरंत एक दूसरे जर्मन अफसर को बुला लेता है। बाहर मौजूद तमाम कैदी बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। अफसर आकर टाइल हटाता है और आखिरकार सुरंग का राज सामने आ जाता है। ये खबर सुनते ही अर्ची आइव्स पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो फरार होने के लिए सबसे ज्यादा पुरजोश था। निराश होकर वो सईदा बारडर की तार की तरफ भागता है और उसे पार करने की कोशिश करता है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक मशीन गन से फायर कर देता है और आइव्स की मौत हो जाती है। इस वाकये का सबसे गहरा असर हिल्ट्स पर पड़ता है, क्योंकि तन्हाई की सजा के दौरान आइव्स ही उसका करीबी दोस्त बना था। इसके बाद बार्टलेट सब को याद दिलाता है कि अब हैरी सुरंग पर काम तेज करना होगा। दरअसल 3 सुरंगें इसीलिए बनाई गई थीं, ताकि अगर एक पकड़ी जाए तो दूसरी से फरार हुआ जा सके। रात के वक्त हिल्ट्स चुपके से बाहर निकलता है और अपने दरियाफ्त किए हुए ब्लाइंड स्पॉट के करीब जाकर तार काटना शुरू कर देता है, लेकिन अगली सुबह गार्ड्स उस कटी हुई तार को देख लेते हैं और हिल्ट्स को वापस जेल ले आते हैं। ये देखकर हेंडली कहता है कि हिल्ट्स को बहुत जल्दी पकड़ लिया गया, मगर बार्टलेट बताता है कि वो पकड़ा नहीं गया, बल्कि अपनी मर्जी से वापस आया है। हकीकत में बार्टलेट ही ने उसे एक रात के लिए बाहर भेजा था, ताकि वो जेल के बाहर के हालात का जायजा लेकर वापस मालूमात फराहम कर सके। उन्हें जानना था कि जेल के बाहर का इलाका किस हद तक महफूज है। हिल्ट्स वापस आकर सारी जानकारी दे देता है। अलबत्ता उसने ये काम अपने दोस्त आइव्स की मौत का बदला लेने के जज्बे से भी किया था। उधर कॉलिन का माविन जाली पासपोर्ट तैयार करते वक्त एक मामूली
सी गलती कर देता है, लेकिन इतने बड़े मंसूबे में छोटी सी गलती भी खतरनाक साबित हो सकती थी। इसी वजह से वो अफसरदा होकर वहाँ से चला जाता है। अब कॉलिन खुद दस्तावेजात का जायजा लेने की कोशिश करता है, मगर उसकी नजर कमजोर हो चुकी थी। अपने कमरे में जाकर वो 5 कदम गिनता है और फर्श पर एक सुई रख देता है। इसी दौरान हेंडली वहाँ आ जाता है और दोनों सोने का नाटक करने लगते हैं। कुछ देर बाद बार्टलेट भी वहाँ पहुँचता है। कॉलिन उसके सामने ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि उसकी बिनाई बिल्कुल ठीक है। दरअसल अगर दूसरों को मालूम हो जाता कि वो तकरीबन देख नहीं सकता तो शायद उसे फरार होने वालों में शामिल न किया जाता, लेकिन बार्टलेट को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि कॉलिन की नजर तकरीबन जा चुकी है। आपने आपको साबित करने के लिए कॉलिन दरवाजे की तरफ जाता है, 5 कदम चलता है और नीचे रखी सुई उठा लेता है, मगर बार्टलेट उसकी चाल समझ जाता है। वो उसे दोबारा दरवाजे की तरफ चलने का कहता है। इस बार वो रास्ते में अपना पांव आगे कर देता है और कॉलिन उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। तब बार्टलेट उसे बुठाकर समझाता है कि इस हालत में उसे साथ ले जाना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक शख्स की कमजोरी पूरे ग्रुप को मुश्किल में डाल सकती है। ये सुनकर हेंडली आगे आता है और कहता है कि कॉलिन की जिम्मेदारी वो खुद लेगा। वो वादा करता है कि जेल से निकलने के बाद दूसरे मुल्क तक पहुंचने तक वो कॉलिन के साथ रहेगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वो रात आ जाती है जिसका तमाम कैदियों को इंतजार था। रवांगी से पहले सुरंग के अंदर ट्राली और रोशनी का इंतजाम कर दिया जाता है ताकि तकरीबन 300 फुट लंबी सुरंग में लोगों को आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके। अलबत्ता लिम्प की वजह से सुरंग के अंदर काफी गर्मी भी पैदा हो रही थी। अब मंजर मैकडोनाल्ड और बार्टलेट की तरफ मुंतकिल होता है, जो वाशरूम के नीचे मौजूद हैरी सुरंग में दाखिल होते हैं। सुरंग के अंदर डैनी का रवैया अचानक बदलने लगता है। साफ जाहिर था कि महीनों तक मुसलसल 3 सुरंगों पर काम करने की वजह से उसकी जहनी हालत मुतासिर हो चुकी थी। सबसे पहले डैनी को बाहर जाना था, लेकिन अचानक वो इनकार कर देता है और वापस सुरंग से बाहर आ जाता है। इस पर बार्टलेट विली को उसके पीछे भेजता है ताकि वो डैनी को संभाल सके। इसके बाद बार्टलेट और मैकडोनाल्ड ट्राली के जरिए सुरंग के दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। वहाँ हिल्स ऊपर की तरफ आखिरी खुदाई कर रहा होता है। जब वो बाहर जाकर हालात देखता है तो चौंक जाता है। वापस आकर वो बताता है कि सुरंग जंगल तक नहीं पहुंची, बल्कि तकरीबन 20 फुट पहले ही खत्म हो रही है। इसका मतलब ये था कि कैदियों को अब भी एक खुला मैदान उबूर करना पड़ेगा जहां गार्ड्स उन्हें आसानी से देख सकते थे। ये सुनकर एक शख्स बार्टलेट से कहता है कि मंसूबा मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सुरंग सीधी जंगल तक जाती तो इतने सारे लोगों का निकलना ज्यादा महफूज होता। लेकिन बार्टलेट अपना फैसला नहीं बदलता। वो बताता है कि जाली दस्तावेजात पर आज ही की तारीख दर्ज है, इसीलिए फरार का मंसूबा भी आज ही मुकम्मल करना होगा। इसी दौरान हिल्ट्स एक नया ख्याल पेश करता है। ये सुनकर बार्टलेट एक लंबी रस्सी का इंतजाम करवाता है। जब गार्ड्स का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो हिल्ट्स सुरंग से बाहर निकलकर रस्सी को करीब मौजूद एक दरख्त से बांध देता है। फिर वो वहीं छुपकर गार्ड्स की निगरानी करने लगता है। जैसे ही जर्मन सैनिक दूसरी समत मतवज्जा होते हैं, हिल्ट्स रस्सी हिलाकर इशारा देता है। सुरंग के अंदर मौजूद लोग फौरन समझ जानते हैं कि यही बाहर निकलने का सही मौकिया है। इसके बाद एक एक करके कई कैदी जाली दस्तावेजात और बदले हुए लिबास के साथ जेल से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ काफी समझाने के बाद डैनी को भी सुरंग में वापस लाया जाता है। दरअसल तंग सुरंग के अंदर उसे घटन महसूस होने लगी थी, जिसे आजकल क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। अब हेंडली और कॉलिन की बारी आती है, लेकिन तभी जर्मन सैनिक सायरन बजा देते हैं। इस सायरन का मतलब था कि कुछ देर के लिए बिजली बंद होने वाली है। कैदी फौरन इस मौके का फायदा उठाते हैं और अंधेरे में ज्यादा आसानी से बाहर निकलने लगते हैं। इसी दौरान डैनी और विली भी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। जब बिजली वापस आती है तो मैकडोनाल्ड और बार्टलेट भी सुरंग से बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक एक कैदी बाहर निकलते वक्त गिर जाता है और उसकी आवाज करीब मौजूद एक जर्मन सैनिक सुन लेता है। एक जर्मन सैनिक टार्च लेकर जांच करने आता है, जबकि वो कैदी करीब ही छुपा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुरंग के अंदर मौजूद अगला कैदी बहुत घबराया हुआ था कि आया वो बाहर निकल पाएगा या नहीं। खुशकिस्मती से अंधेरे की वजह से जर्मन सैनिक उसे देख नहीं पाता, लेकिन इसी घबराहट में अगला कैदी बना किसी सिग्नल के सुरंग से बाहर निकल आता है और इस बार जर्मन इंस्पेक्टर उसे देख लेता है। ये मंजर देखते ही हिल्ट्स भी फौरन वहां से भाग जाता है, जबकि बाकी बचे हुए कैदी खुद ही वापस सुरंग के अंदर लौटने लगते हैं, क्योंकि अब उनका राज खुल चुका था। अगले दिन जर्मन पुलिस उन 30 कैदियों की तलाश शुरू कर देती है जो रात के अंधेरे में फरार होने में कामयाब हो गए थे। दिखाया जाता है कि तमाम भागे हुए कैदी अलग अलग समतों में चले गए थे, क्योंकि एक साथ रहने में पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। बार्टलेट, मैकडोनाल्ड, एरिक एशली पिट, हेंडली और कॉलिन लंदन जाने वाली ट्रेन में मुख्तलिफ डब्बों में सवार होते हैं। इधर हेंडली देखता है कि चंद जर्मन एहलकार एरिक को तलाश कर रहे हैं। वो फौरन उसे खबरदार करता है, लेकिन एरिक परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास जाली दस्तावेजात मौजूद थीं और वो जर्मन जबान भी अच्छी तरह जानता था। दूसरी तरफ हेंडली
हेनली और कॉलिन ट्रेन से उतरकर दूसरी जानिब निकल जाते हैं। जब जर्मन अफसरान एरिक के पास पहुंचते हैं तो वो पुराइतमाद अंदाज में अपने कागजात दिखाता है और उनसे जर्मन जबान में बात करता है। इसी वजह से किसी को उस पर शक नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन जांच के लिए रोक दी जाती है। इसी ट्रेन में बार्टलेट और मैकडोनाल्ड भी मौजूद थे। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर बार्टलेट को पहचान लेता है। ये देखकर एरिक समझ जाता है कि अब खतरा बढ़ चुका है, इसीलिए वो फौरन उस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। इससे पूरे स्टेशन पर अफरातफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर बार्टलेट और मैकडोनाल्ड वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर एक पुलिस एहलकार एरिक को गोली मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब मंजर जेम्स कोबर्न के किरदार सेडविक की तरफ आता है, जो एक शख्स की साइकिल चलाकर जर्मनी से निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हिल्ट सड़क पर एक तार बांध देता है, जिससे एक जर्मन सैनिक की मोटरसाइकिल टकराकर गिर जाती है। हिल्ट्स उस सैनिक की बाइक और कपड़े लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा जर्मन अफसर उसका पीछा शुरू कर देता है और यूं उसकी एक खतरनाक मोटरसाइकिल चेस शुरू हो जाती है। इसके बाद वो एक वीरान जगह रुककर अपने कपड़े तब्दील करता है। वहीं दूसरी तरफ हेनली और कॉलिन एक छोटा त्यारा हासिल कर लेते और उसे उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर जर्मन हेडक्वार्टर को फौरन इत्तला दे दी जाती है। आसमान में हेनली कॉलिन से कहता है कि सिर्फ 20 मिनट और वो स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कॉलिन को काफी राहत महसूस होती है, लेकिन अचानक तैयारे का ईंधन खत्म होने लगता है। कुछ ही दूर जाने के बाद तैयारा हादसे का शिकार हो जाता है और कॉलिन की मौत हो जाती है। अब मंजर दोबारा हिल्ट्स की तरफ आता है। वो जर्मन सैनिकों से बचते हुए काफी दूर तक भागता रहता है। इस दौरान उसके कई खतरनाक स्टंट भी दिखाए जाते हैं, जो उस जमाने के लिहाज से इंतहाई जुरातमंदाना थे, लेकिन आखिरकार एक जर्मन सैनिक उसकी मोटरसाइकिल पर गोली चला देता है। हिल्ट्स बुरी तरह गिर जाता है और पकड़ा जाता है। इसके बाद सेडविक को दिखाया जाता है, जो एक छोटी सी दुकान के मालिक से मिलता है। वो लोग दरअसल बरतानवी होते हैं और कई सालों से जर्मनी में मुकीम थे। वो सेडविक की हालत समझ जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर बाकी कैदी भी मुख्तलिफ जगहों पर छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। जर्मन पुलिस मुसलसल उन्हें तलाश कर रही थी। चंद लोग जर्मन जबान जानने की वजह से बच निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर कैदी एक एक करके गिरफ्तार हो जाते हैं। बार्टलेट भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिस जगह वो रुका हुआ था वहाँ पहले से एक जर्मन अफसर मौजूद होता है, जो उसे पहचान लेता है। यूं बिलाखिर वो भी गिरफ्तार हो जाता है। आखिर में मालूम होता है कि त्रिस्ट फरार होने वाले कैदियों में से सिर्फ 3 ही कामयाब हो सके, जबकि बाकी तकरीबन सब पकड़े गए। इसके बाद गिरफ्तार कैदियों को गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। कैदी खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो जिंदा वापस पहुंच गए तो अगली बार अपनी गलतियों से सीख सकेंगे। लेकिन रास्ते में गाड़ियां रोक दी जाती हैं। एक जर्मन अफसर कहता है कि आगे बढ़ने से पहले सबको नीचे उतरकर कतार में खड़ा होना होगा। कैदी उसकी बात मान लेते हैं। इसी दौरान बार्टलेट मैकडोनाल्ड से कहता है कि आज वो जितना खुश है उतना पहले कभी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जर्मनों को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। जर्मन एहलकार कैदियों को कतार में खड़ा करके एक एक करके गोली मार देते हैं। यूं 50 कैदियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। अगले दिन हिल्ट्स वॉन लूगर के दफ्तर में पहुंचता है। वॉन लूगर बहुत हचकचाहट के साथ बताता है कि जिन 50 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की थी वो मुबीना तौर पर रास्ते में मारे गए हैं, जबकि बाकी 13 में से 10 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करके वापस लाया जा रहा है। वॉन लूगर खुद भी जानता था कि ये कोई हकीकी मुकाबला या इनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। इसके बाद मंजर उन 3 कामयाब कैदियों की तरफ मुंतकिल होता है जो जर्मनों के हाथ नहीं आए थे। 2 कैदी किसी तरह एक किश्ती तक पहुंच जाते हैं और वहां से दूसरे मुल्क जाने वाली शिप में सवार हो जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात सेडविक से होती है, जो पहले ही महफूज मकाम तक पहुंच चुका था। यानी त्रिस्ट फरार होने वाले कैदियों में से सिर्फ यही 3 लोग आजादी हासिल करने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ बाकी 10 गिरफ्तार कैदियों को वापस जेल लाया जाता है, जबकि हिल्ट्स को, जिसने फरार के दौरान जर्मनों को सबसे ज्यादा परेशान किया था, दोबारा तन्हाई वाले कमरे में डाल दिया जाता है। इसी के साथ ये शानदार और तारीखी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आपको ये फिल्मी कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए।